बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट महविश चौहान और आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, सेनेटर पीपल्स पार्टी हैं, एडवोकेट हैं, शहादत अवान साहब हमें ज्वाइन किया है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह महविश। वीनस के मेहमान में खुशामदीद आपको। थैंक यू सर। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप देखते हैं मुल्क के हालात को देखते हुए और ये लॉन्ग मार्च चल रहा है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? महविश, लॉन्ग मार्च तो जो है वो तो मतलब अपने अख्ताम पे पहुंच गया है और आप अगर उसका ये मुझसे पूछना चाहें कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, जी बिल्कुल, तो आपको मालूम है कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उनके माइंड में ये था कि इस वक्त जो मुल्क जिस महंगाई की चक्की में आवाम पिस रहे हैं, लोगों को नान नफ़के का मसला है और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, इन हालात में मौजूदा गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आवाम उठना चाहती है और हमें आवाम के साथ मिलकर एहतजाज करना चाहिए। उसके लिए हमारी CEC ने प्लान किया कि हम कराची से लेकर इस्लामाबाद तक जो है लॉन्ग मार्च करेंगे, आवाम हमारे साथ चलेंगे, हम आवाम के साथ चलेंगे। लिहाजा 27 तारीख को हमने क़ायद-ए-आज़म के मज़ार से अपना लॉन्ग मार्च स्टार्ट किया और सिंध में से होते होते हुए पंजाब से होते हुए इस्लामाबाद में लास्टली जाके उसको इख्तिताम पजीर किया। और वहाँ पे आपने ये देखा होगा कि जब लॉन्ग मार्च ख़त्म हुआ तो वहाँ अपोजिशन की पार्टीज़ के जो लीडर हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया और मुश्तरका जो हमारा लाहे अमल था वहाँ सब ने अपनी स्पीचेज़ में वो रखा। मौजूदा गवर्नमेंट से जिस तरीके से अवाम तंग है, बेजार है, उसका इजहार सब लोगों ने किया। और ये एक बात ऐसी है कि ये प्लानिंग इस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन की थी कि जिस दिन लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में दाखिल हो और जिस दिन दाखिल हुआ उसी दिन नो कॉन्फिडेंस जो है उसकी मूव जो है ना उसी दिन नेशनल असम्बली में जो है वो रिक्विजिशन जो है वो जमा करा दी गई और तमाम लीडरान जो हैं उन्होंने आसिफ जरदारी साहब ने जो है उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकी दोस्तों के साथ जो है फजलुर रहमान साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इसका इम्पैक्ट आपने पूछा है, तो इसका इम्पैक्ट ये है कि ये बात जो लोग कहते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई है, ये ज़ाहिर और साबित हो गया है कि वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी सियासी पार्टी है जो कि अवाम में है और अवाम उस पार्टी के साथ हैं। वर्कर्स जो हैं जिस तरीके से जॉग द जॉग उन्होंने हमारे लॉन्ग मार्च को ज्वाइन किया, हमारे साथ चले। आप खुद देख लें ना कि अगर शाम को आपको किसी दावत में जाना हो या कहीं पहुंचना हो तो वो लोग के लिए, आदमी के लिए मुश्किल हो जाता है। अपना घर छोड़ के 10 दिन के लिए आपने लीडर के साथ रहना और चलना, वो एक कमिटमेंट जो है वो जाहिर करता है। लेकिन हमारे वर्कर जो हैं उन्होंने तो जानों के नजराने जो है हमारे साथ दिए हैं, कोड़े खाए हैं, सब कुछ किया है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस लॉन्ग मार्च से हम लोग जो हैं इनकरेज हुए हैं और ताज़ा दम हुए हैं और हमारे जो अमूमन वो लोग जो थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वो अपना फैसला नहीं कर पा रहे थे, वो इस फैसले पे पहुंचे। क्या उम्मीदें क्या रखते हैं आप और आपकी पार्टी, क्या उम्मीदें रखती है इस लॉन्ग मार्च से? देखिए, मैंने आपको कहा कि लॉन्ग मार्च से जो उम्मीद थी, जो हमारा गोल था, वो महविश हमने अचीव किया। बात यह है कि किसी आम गैर जानिबदार आदमी से भी अगर चल के आप पूछेंगे तो वो आपको ये बताएगा कि ये साबित हो गया है कि इस मुल्क का नौजवान तरीन जो लीडर है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो इस मुल्क के लिए मौजूद आदमी है और उसने ये साबित किया है कि वो ये अहलियत रखता है कि इस मुल्क की कमान जो है, इस मुल्क को बागडोर जो है बिलावल साहब वो जो है संभाल सकते हैं। आवाम का क्या रिस्पांस मिला सर आपको? आवाम का तो मैं आप कहता हूँ आप मीडिया से तल्लक रखती हैं और आपने मैं आपको जानना चाहूंगी क्या देखा? मैं तो गुजारिश ये कर रहा हूँ, मेरी तो पार्टी है, मैं तो आपको वो वाली बात बताऊंगा ना जो सामने। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप गैर जानिबदारी से अगर आप देख लें, क्योंकि आपने तो हालात वाकयात आपने देखे हैं, बिल्कुल उनको देखते हुए मैंने आपसे सवाल किया। तो मुझसे किया, तो मैं तो उस मार्च का हिस्सा था, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे अंदर जो जोश जज्बा वलवला था वो बड़ा है
अच्छा। वो बढ़ा है और अपनी क़यादत में हमारा जो ट्रस्ट था वो इम्प्रूव हुआ है। और अवाम का भी हुआ इसी तरीके से। तो अवाम तो यकीनी हम अवामी पार्टी हैं, पीपल्स, हमारा नाम है पीपल्स पार्टी। अवाम तो हमारे साथ हैं, तभी यही बात है ना कि आप देखें ना, अर्ली 70 से ये बार बार हम इक़्तिदार में आते हैं लोगों के लिए। मैं समझता हूँ कि जितना काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और हुकूमतों ने किया, आज ये साबित हो चुका है कि इतना काम कभी किसी ने नहीं किया। और यही वजह है। क्या क्या काम किए हैं सर, थोड़ा सा हमें उस पर डिटेल्स बताएं। आप अगर आप ये कहती हैं, मैं आपको छोटी सी बात ये कह दूं कि सबसे पहली बात तो ये है महविश कि इससे बड़ा काम क्या होगा कि इस पाकिस्तान का हर एक बच्चा, हर एक शहरी, गो वो किसी तबके से भी वो उसका तल्लक वास्ता है, तो उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़बान दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर बंदे को ये शऊर दिया है कि वो किसी वडेरे के सामने, किसी डिक्टेटर के सामने, किसी जागीरदार के सामने, किसी ब्यूरोक्रेट के सामने अपनी दिल की बात कर सके। पहली बात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये दी है। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर आप देख लें, स्टील मिल से नीचे अगर आप जाएं तो आप जितनी इंडस्ट्री पाकिस्तान में हुई भुट्टो साहब के दौर में जो कुछ हुआ उसको देखें। उसका आप कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिखरे हुए मुसलमानों को, इस्लामी जो उम्मत थी उसको भुट्टो साहब ने लाहौर में इकट्ठा किया। वो आपको पता है इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो है वो आज तक पाकिस्तान मुसलमान, मैं वही आपको वहीं से बताना जा रहा हूँ। वहीं से तो बात ये है ना कि इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो है वो एक बहुत बड़ी मुस्लिम उम्मा की अचीवमेंट है, जिसको हमने एज ए पाकिस्तानी जिसको हमने होस्ट किया। और उस वक्त मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब जुल्फकार अली भुट्टो शहीद थे। उसके बाद आप ये देख लें कि चूंकि मुसलमान कंट्रीज में पहली मुसलमान कंट्री है कि जिसको भुट्टो साहब ने एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक बम उसकी बुनियाद रखी और उसके बाद हमने उसको पाया तकमील तक जो है उसको पहुंचाया। अच्छा सर, आप भुट्टो साहब की क़यादत में पीपल्स पार्टी को कैसा देखते थे? फिर बेनजीर साहिबा आई, उनकी क़यादत में पीपल्स पार्टी को क्या देखते थे? और आप पीपल्स पार्टी को किस जगह देखते हैं? देखें महविश, मैं आपको ये बताऊं कि वो एक हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मैनिफेस्टो था उसकी कंटिन्यूटी है, उसकी कंटिन्यूएशन है। हमारा जो स्लोगन था पहले दिन से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में था, आज ही हम उस पर खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वाक़यात और हालात और नई जनरेशन आने के बाद से हमारी वो सोच जो है ख़त्म हो गई है। हमने पहले दिन से कहा कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और आज तक हमारा वही स्लोगन है। और यही वजह है कि हम अवाम में हैं। इन हालात, लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन होने के बावजूद हमारा नौजवान लीडर, हमारा चेयरमैन जो है कराची से लेके इस्लामाबाद तक ट्रक की छत पे अपनी बहन को साथ लिए हुए अपने वर्करों और कारकुनों के दरमियान जो है वो रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें कोई तब्दीली, किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई है। बाकी मैं आपको बात बताऊँ, जो जोश और वलवला जनाब जुल्फकार अली भुट्टो शहीद साहब में था वो उनकी साहबजादी में था। बेनजीर भुट्टो जो है, बेनजीर भुट्टो साहबा को अगर आप देखें तो मैं कहूँ, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो इस मुल्क की पार्टी है जिसने अवाम के हकूक के लिए जानों के नजराने देने की रीत डाली है। और हम कभी किसी अवाम के बीच में खड़े रहे, कभी हमने, अगर बेनजीर भुट्टो साहब चाहती तो जितने खतरात थे उससे वो जान छुड़ा के किसी जहाज पे बैठ के कहीं चली जाती या पाकिस्तान ना आती। लेकिन उन्होंने कहा मैं अवाम में रहना चाहती हूँ, अवाम में जाना चाहती हूँ। वो पाकिस्तान आई और आवाम में रहते हुए किसी साजिश का वो शिकार हो गए। उसके बाद आप देख लें, आप उनके साहबजादे ने इसकी भाग दौड़ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की संभाली है। और मैं ये समझता हूँ कि जो उम्मीदें हमें शहीद रानी से थी वो उनके लख्ते जिगर से हमें उम्मीदें हैं। और बिलावल साहब की आंख में मुझे चमक नजर आती है, एक विजन नजर आती है, एक शख्सियत वो हैं। वो पैदाइशी एक लीडर हैं, महविश वो एक पैदाइशी लीडर हैं
हैं और इस पाकिस्तान की वो किस्मत है इंशाअल्लाह ताला, जो उनके नाना ने, उनकी माँ ने जो सफ़र शुरू किया है, इंशाअल्लाह ताला बिलावल साहब उसको कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। वक्त वो नज़दीक है, मैं समझता हूँ इसी मार्च के महीने में आपको वो तब्दीली नजर आए। अब आवाम जो है उसको बहुत अवेयरनेस हो गई है, शऊर आ गया है। अब वो लीडर उन्हें नहीं चाहिए जो ड्राइंग रूम में बैठकर सियासत किया करते थे, ठीक है। अब उन्हें चाहिए अवामी लीडर जो उनके साथ आके खड़े हों, ठीक है। तो अब हमारी ये जो सियासत है, सियासतदानों को भी एक टफ टाइम है और उन्हें ये करना पड़ेगा कि उन्हें अवाम में निकल के आकर जो है सियासत करनी पड़ेगी। ड्राइंग रूम वाली सियासत अब नहीं चलेगी, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और आवाम भी उन्हीं लीडर्स को पसंद करती है जो अवामी होते हैं। तो ये तो हर लीडर को अब करना पड़ेगा। बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी अचीवमेंट वही है कि जो हमारा मंशूर है वो आपकी सोच है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी हमारी कामयाबी यही है, जो कुछ हम सोचते हैं वही मैं समझता हूँ कि आपकी सोच भी वही है कि इस तरीके से होना चाहिए। और आप ये देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको याद होगा कि जो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था साना कारफाज, जिसमें हमारे इतने 165 लोग शहीद हो गए, 500-600 लोग जख्मी हो गए। बीबी शहीद की जो मैंने खुद चूंकि इस चीज़ का आई विटनेस हूँ, शहीद रानी के पाँव खड़े हो के सूज चुके थे, गम से वो निंडाल थी। लेकिन आप देखें कि सेकेंड डे आपने देखा होगा कि वो शहीद रानी वहां से निकली और वो लियारी में शहीदों के घरों पे वो पहुंच गई। उन्होंने उनके माएँ, बहनों, बेटों जो लवाहिकीन थे उनको गले लगाया, उनके दुख में शामिल हुई, उनका दुख बांटा। तो ये जो आपकी सोच है वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे ज्यादा क्या हो सकती है। इतने बड़े साने के बाद कोई और शख्सियत होती तो मैं समझता हूँ वो खौफ व हरास जो है उसका शिकार हो चुकी होती, तो किसी के यहाँ जाना तो दूर है, उसकी नजरों के सामने वही साना घूम रहा होता। लेकिन शहीद रानी को सब्र नहीं आया, वो अवाम में और अपने जो उनके कारकुन थे, जो शोहदा थी, जख्मी थे, उनके पास शहीद रानी सेकंड डे वो पहुंच गई हैं। ये कारवां वहीं से चला था, पहले भुट्टो साहब से, फिर बेनजीर भुट्टो साहिबा से, और अब उनके बेटे उसको बागडोर संभाल के आगे चल रहे हैं। अच्छा सर, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूंगी कि एक रोटी कपड़ा मकान वाला जो है ना नारा लेके चली थी पीपल्स पार्टी, उसमें कितना कामयाब हुए? देखें, मैं आपको ये बताऊं, अगर आप ये देख लें कि अगर आपकी मेरे ख्याल में वो एज नहीं होगी कि आप भुट्टो साहब के दौर की बातें आपने सुनी होंगी, देखी नहीं। वो मैं वही आपको बता रहा हूँ, आप पढ़ के आई हैं तो मैं इसीलिए आपको बताऊंगा। तो अगर आप पढ़ के आई तो ये आप देख के आई होंगी कि जर्नलिज्म में हमने सारी मैं आपको वही बताता हूँ। नहीं, जर्नलिज्म और हिस्ट्री जो है थोड़ी थोड़ी साथ साथ वो फर्क है कि पाकिस्तान में जितनी मुलाजमतें पीपल्स पार्टी के दौर में लोगों को दी गई, बल्कि जो बाज़ जगहों से निकाले हुए लोग और मजदूर थे उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ बहाल किया बल्कि उनके बैक बेनिफिट्स भी दिए। और बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ ना। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी जो हमारी मुस्लिम कंट्रीज हैं, आपको याद होगा इस हद तक हो गया था कि उस जमाने में दुबई चलो के नाम की फिल्में बननी शुरू हो गई थी। हर घर का फर्द जो हुनरमंद लोग जो हैं, हमने यहाँ टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोले, लोगों ने डिप्लोमास किए, लोगों ने बाहर के ममालिक में जाके उनको रोजगार मिला और वहाँ से फॉरेन जो है वो मैं समझता हूँ कि हमें करेंसी जो है वो पाकिस्तान के अंदर आई। पाकिस्तान ने जो है वो खुशहाली पाकिस्तान में आई, पाकिस्तान में बड़े बड़े कारखाने जो हैं वो लगे। और उसके अलावा अगर आप देख लें, अभी रिसर्च अगर आप करके आई हैं तो आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के ज़माने में वो यूनिवर्सिटी सारी की सारी उस दौर में जो है वो बनाई गई। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहबा के ज़माने में मैं आपको ये बात बताऊँगा कि आप देखें शहीद रानी के दौर में ही आपको पता है ख़वातीन के लिए बैंक बनाया गया। पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा की पहली जो खातून प्राइम मिनिस्टर होने का एजाज़ बेनज़ीर साहबा का मिला। बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने आप कहती हैं क्या किया कि उन्होंने खाली ये नहीं किया कि मर्दों के लिए किया, उन्होंने पाकिस्तान में पहली खातून जस्टिस हाई कोर्ट में बतौर जज एलिवेट्स की। उन्होंने ख़वातीन के लिए अलग से जो है पुलिस स्टेशन जो है वो उन्होंने बनाए।
उसके अलावा मैं आपको बताऊं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गरीबों के लिए जो है वो हमने स्टार्ट किया, उसको भी छोड़ें। अगर आप देखें रिसर्च अगर आपने की तो आपको पता होगा कि ये स्कीम्स जो है ना कराची में जो लो कास्ट स्कीम्स थी, वो स्कीम मैं समझता हूँ कि 38 से लेके ऑनवर्ड 45 तक हॉक्स में तक हमने स्कीम्स डाल के थ्रू बैंक्स जो है थ्रू बैलेटिंग लोगों को जगह जो है वो दी, लो कास्ट जो फ्लैट्स थे वो दिए, मजदूर जहाँ काम करते थे मजदूरों के लिए हमने उनकी छत, उनके घर के लिए घर का जो है वो हमने उनका बंदोबस्त किया। सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहूँगा, जो भुट्टो साहब की अचीवमेंट थी वो था 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, आईने पाकिस्तान। और सबसे बड़ी उसकी बात खसूसियत क्या है कि वो चीज़ है जिसमें पाकिस्तान की आवाम, क्योंकि देखे पार्लियामेंट में अवामी नुमाइंदे होते हैं, तो पूरी पार्लियामान ने यूनानिमस मुश्तरका मुत्तफिका तौर पे उसके ऊपर दस्तखत किए। ये तो रहेगा भुट्टो साहब की अचीवमेंट। अब आप शहीद रानी के ऊपर आ जाएं। शहीद रानी का आप अगर शिमला के दौर से लेके उनकी एजुकेशन से लेके आप हर चीज़ का अगर आप इहाता कर लें, चंद चीज़ें मैंने आप को उनकी चीजें गिनवाई हैं बेनजीर साहबा की, तो ये आप मानेंगी कि कोड़े भी सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खाए, जेलें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काटी, जानों के नजराने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिए, शहीद सम्मो वाले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लक वास्ता रखते थे। तो हमने तो बात ये इससे ज़्यादा पॉलिटिक्स के लिए मैं समझता हूँ ना कोई लीडर ना कोई पॉलिटिकल वर्कर कर सकता है जो कुछ किया। आप छोड़ें, मैं आपको ये बताऊं कि जितनी यूनिवर्सिटीज की फिर दोबारा मैं बात करना शुरू करूंगा। अभी वो मैंने कहा उसके नहीं, अभी मेरा सवाल अभी मेरे माइंड में आया है, बस आपने भुट्टो साहब की बात की कि भुट्टो साहब के दौर में इतना काम हुआ खवातीन के लिए, बेनजीर साहिबा की बात हो गई, उनके दौर में इतना काम हुआ खवातीन के लिए। अब मौजूदा पीपल्स पार्टी की हुकूमत में क्या खवातीन के लिए हो रहा है और आप क्या उनके लिए कर रहे हैं? जी, अब मैं आपको ये बताऊं, पहली बात तो महवेश ये है कि अभी जाके ये रिसर्च कीजिएगा, पाकिस्तान 4 इकाइयां 4 सूबों का एक वफाक है, बिल्कुल, और उसके अंदर ये जाके देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सूबा लिखा पढ़ा सूबा है, मेरी बच्चियां खवातीन लिखी पढ़ी हैं और उनको शऊर है। उसमें जो खवातीन का कोटा है, पहली बात तो मेरिट पे हमने तफरीक नहीं रखी। अगर ये समझें 4 लड़के 4 लड़कियां हैं और मेरिट पे जो टॉप करेगा, भले लड़कियां कर लें लड़के कर लें 2 मिनट के लिए, आपको पता पेपर दे के वहीं MCQs आपके हाथ में दे देते हैं कि घर पे जाके आप नंबर लगा लीजिएगा, तो वो मेरिट पे भी आपका हिस्सा है। और उसके अलावा फीमेल जो है उनका वो जो है उसके अलावा कोटा है, माजूर जो हैं उनके लिए अलग कोटा है, यतीम जो है सर्विसमैन के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग कोटा है, शोधा जो हैं उनके लिए अलग कोटा है। तो मैं आपको ये बात बताऊं, मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर जगह इंसाफ जो है वो उन्होंने हमने किया है। जी, अच्छा, कुछ इस तरह के पैकेजेस जिससे जो है वो नौजवान या यूथ के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, उनको कुछ ऐसे पैकेजेस दिए जा रहे हैं, जी, मैं आपको जिससे उनको फायदा देखें, मैं आपको ये बात बताऊं, 2 बातें हैं जी। अगर एक आदमी उसकी जरूरत 100 रुपया है और सुबह उसको आप कशकोल दे के बोलें कि लाइट हाउस के सिग्नल पे चाल के खैरात मांग लो बेटा, और जब 100 रुपया पूरा आ जाना, आगे से सिगरेट भी लेता ना, मेरे लिए पान भी लेते आना और आ जाना। और अगर उसी बच्चे को मैं साइड के इलाके में टेक्निकल स्कूल में डालता हूँ और उसको मैं आरी से काम करने का काम हुनर जो है उसको मैं सिखा देता हूँ, मेटल का काम उसको मैं सिखा देता हूँ, वेल्डिंग में उसको सिखा देता हूँ कि हक हलाल की वो रोजी करके अपनी अना को कुर्बान किए बगैर अपने घर को वो पाल सकता है, तो मेरे ख्याल वो बेहतर। देखें, हमने लंगर खाने नहीं खोले, हमने लोगों को वो लत नहीं डाली कि आप जाके कहीं पे खड़े होके लाइन में लग के 1.5 लाख रुपए की रोजाना दाल जो खिलाए सलानी नाम हो PTI की गवर्नमेंट का, वो पाकिस्तान पीपल पार्टी ने नहीं किया। हमने कौम बनाने की कोशिश की और हम अभी तक भी उस मिशन के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गामज़न है। तो हमने आप यहाँ से आई होंगी, यहाँ से वापस जाएंगी, तो आप ये देखिएगा कि हर शख्स में, हर बच्ची में, हर खातून में आपको जो है ना वो एक कॉन्फिडेंस नजर आएगा। फिर आप कहती हैं हमने क्या किया,
हमने खवातीन के लिए मोतसिब रखा कि वर्क प्लेस के ऊपर अगर किसी को कोई चाय भी ऑफर कर दे या किसी के साथ कोई ज्यादती भी कर ले, उसके लिए भी हमने मोतसिब का अदारा कायम किया कि वो वहां पे जाके दादरसी कर सके, ताकि लोगों को आज़ादी के साथ इस माशरे में घूमने की जो है वो जगह जो है वो मिल सके, जगह में हौसला मिल सके। जी सर, यूथ की बात की थी मैंने, उसका क्वेश्चन आंसर आपने नहीं किया। जी यूथ के लिए आप लोग क्या करें? देखें, मैं आपको ये बात बताऊं कि आप अगर यूथ सिर्फ उनको समझती हैं कि जो ग्रुप्स में बैठ के जो खाली मैसेजेस करके या ग्रुप्स बना के वो जो काम करते हैं, वो यूथ तो आपको जो है ना हर चीज में मिलेगी, आपको मेल में फीमेल में यूथ मिलेगी, लेकिन आप ये बोलें कि यूथ के फारगुल तालीम होने के बाद आपने वसाइल का उनके लिए क्या रास्ता बनाया, उनके लिए आपने क्या रास्ता बनाया है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि प्लीज मेरे कहने के ऊपर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे जाके भी देखिएगा कि हमने कितनी नौकरियां और उनके लिए क्या किया, और उसके अलावा आप ये देखिएगा कि हेल्थ के शोबे में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, आप कहते हैं हमने यूथ के लिए क्या किया, हमने यूथ के लिए इतने मेडिकल कॉलेजेस, इतनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज खोली हैं कि आप जिस दोस्त को पूछोगी क्या कर रही होगी, कहेगी कि मैं यहाँ नहीं तो मैं ज़ियाउद्दीन में पढ़ रही हूँ, ज़ियाउद्दीन में मैं जिना में पढ़ रही हूँ, ज़ियाउद्दीन में नहीं मैं SM में पढ़ रही हूँ। तो मैं कह रहा हूँ, तो हमने बात ये कि लोगों को प्रोफेशनल बनाया, फिर उसको भी आप छोड़ दें। आप कहते हैं जी हमने यूथ के लिए क्या, हमने यूथ के लिए रोजगार मुहैया किए, और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हेल्थ के शोबे में अगर जाके आप लें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को, अरा बिला तफरीक अगर गैर जानिबदारी, फिर मैं दोबारा आपको कहूँ, उससे आप देखेंगे तो यकीनी तौर पे आपको ये नजर आएगा कि बाकी सूबों की निस्बत सिंध के अंदर आपको बेहतरी नजर आएगी। उसकी वजह मैं अब आपको बताऊंगा लॉजिक। आप किसी अदारे का काम लेंगे, देखें आप तो पहली बात तो ये वर्ल्ड फेम पे हम चले गए। एक यहाँ अदारा है साइबर नाइफ, आपने नाम सुना है उसका? आप देखें, मजे की बात, आप जाके देखें, एशिया में से गल्फ में से लोग इलाज कराने के लिए पाकिस्तान आए, और वो मेरी कराची में आए, और उनको हम रहायश भी दें, फ्री इलाज भी करवाएं। आप उसको छोड़ दें, सूट्स जो है SIUTE, वो सूट्स का अदारा अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के अंदर है, क्योंकि उनको हम बजट देते हैं, उनके साथ हम तावन करते हैं, उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। आप छोड़ें NICUD में आप चली जाएं, तो बात यह है कि इस वक्त नॉर्मल जो ओपन हार्ट सर्जरी है वो 4 से 8, 10, 12 लाख रुपए की है, लेकिन वहां आप जाए एक खाली पर्ची के ऊपर आपको जो है, ये कहाँ की बात कर रहे हैं? NICVD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, उसका एक पर्ची बनेगी और एक पर्ची मिलेगी, ओपन हार्ट सर्जरी होगी। स्टंट जो है 90,000 का पड़ता है, साथ में 60,000 होता है। तो नहीं लिख के दे देते? आप नहीं, आप अल्लाह ना करे आपकी अभी एज नहीं है किसी, आप देखिएगा, मैं आपको जो कहने जा रहा हूँ ऐसा नहीं है। ये बात में बेटा देखें, मजाक में सीरियस बात हम यूं कर रहे हैं कि ये बात आप क्या लोग देखेंगे, आप लोग देखेंगे, और मैं नाम लेके बता रहा हूँ। आप वहां पे जाएं, आपका किसी को अगर स्टंटिंग की जरूरत है उसको स्टंटिंग होगी, किसी को अगर वाल्व्स चेंज करने होंगे फ्री में चेंज होंगे, और अगर किसी की ओपन हार्ट सर्जरी होती तो आपको पेशेंट की पोजीशन देखते हुए उसको डेट और टाइम देंगे। 1 रुपया NICVD में आप ये रिसर्च करके नेक्स्ट प्रोग्राम में मुझे बुलाइएगा, और मुझे आके कहिएगा कि भाई बात ये है कि फलां आदमी ने NIC, हाँ देखिए एज ए चैरिटी वहां पे अगर आप चाहें और जाते हुए आप 20,000 डालते जाएं, वो एक आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन बात ये है कि मैं आपको ये क्या, अच्छा उसको भी छोड़ दें, हमने एक और काम किया है कि हमने मुख्तलिफ छोटे छोटे शहरों में जहाँ के लोग, क्योंकि दिल की अर्दा ऐसा है कि आदमी अस्पताल तक पहुँच नहीं पाता, उसके लिए सिंध में जगह जगह पे वहाँ पे हमने सेंटर खोल दिए हैं। उसको भी आप छोड़ दें। अभी आप KPT ब्रिज के नीचे चली जाए, कंटेनर आपको जो खड़ा हो, कंटेनर नहीं पड़ा हुआ है कि हमने रोड ब्लॉक करना है,
आप अगर गाड़ी रोक के जाके टक टक करके देखें, डॉक्टर मिलेगा, कंपाउंडर मिलेगा, नर्स मिलेगी, मेडिसिन मिलेगी, आप सारे का सारा। और फिर उसके बाद बाहर आप देखेंगी कि एक जो है आप एम्बुलेंस भी खड़ी पाएंगी कि नजदीकी हॉस्पिटल में पेशेंट को शिफ्ट भी किया जा सके। आप उसको भी छोड़ दें, आप किसी और पुल के नीचे चली जाएं तो आपको वही सिचुएशन जो है वो आपको मिलेगी। तो हमने शहर के मुख्तलिफ जो स्पॉट्स हैं उसके ऊपर खाली हमने ये नहीं किया कि वो एक आदमी चले सुपर हाईवे से वहां पहुंचते पहुंचते तक वो थोड़ा कहेगा कि होल्ड करो कि वहां पहुंचने तो मेरा बड़ा अटैक तब है। उसके लिए भी हमने जो है ना, उसके लिए भी हमने कोशिश, उसको भी छोड़ दें। अभी अगले दिन आपने देखा होगा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गंबर्ट के इंस्टीट्यूट का जिसको बिलावल साहब ने जाके इफ्तिताह किया, उसके ऊपर जब वहां के डायरेक्टर ने जब खड़े होके ब्रीफिंग दी तो पता ये चला कि कितने लोग लाहौर से, कितने लोग क्वेटा से, कितने लोग जेकाबाद से, कितने लोग कराची से, कितने लोग वो सारे के सारे वहां पे आते हैं और फ्री में इलाज करवा के जाते हैं। देखिए, हमें तशहीर करने की जरूरत नहीं है। ये पैसा को ऐसा नहीं है कि हम प्रिंट करके और उस तरीके से कर रहे हैं। बात ये कि सिंध वो सूबा है जो पाकिस्तान में 70% जो है रेवेन्यू जो है जनरेट करता है। ये सारा कलेक्ट होकर इस्लामाबाद चला जाता है क्योंकि हम फेडरेशन है। वहां जाता है NFC अवार्ड के जरिए से वापस सूबे में वो आता है और उसके बाद हम जो है ना अपने सूबे को इस तरीके से हम चला पा रहे हैं। अभी हालिया विजिट हुआ है PM का, प्राइम मिनिस्टर साहब का कराची का विजिट हुआ है आफ्टर लॉन्ग मार्च, तो उसके बारे में आप अपनी क्या राय देखें। आपने मुझे ये बात पहले आपको कह देनी चाहिए थी कि इस लॉन्ग मार्च का इम्पैक्ट ये हुआ कि कुछ सोए हुए लोग जो है ना वो भी जाग गए। ठीक है। जो लोग लोगों के जनाजों में नहीं जाते थे, आपको याद होगा कि क्वेटा में हजारेवार लोग अपनी लाशें जो हैं वो रोड पे रख के बैठे रहे। उन्होंने कहा खाली प्राइम मिनिस्टर आ जाए और हम अपनी लाशों को दफना देंगे। उसने कहा नहीं। पेशावर में आप देख लें जो दहशतगर्दी हुई, वहां के कौन से जनाजे में गए। अभी क्वेटा में शहीद हुई है, कौन से जनाजे में चले गए। तो जो जनाजों से इज्तनाब करते थे जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब, अब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की नज़ला ज़ुकाम जो है, गला ख़राब हो, उसके मिजाज पुरसी के लिए भी उन्होंने जाना शुरू कर दिया। नंबर 1। उसके बाद रह गया इत्तेहादी MQM वाले जो हैं जी, मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर का कराची का विजिट और फिर उसके बाद MQM से मुलाकात, इसको आप क्या देखते हैं? देखिए, बात ये है, पहली बात तो ये है कि बड़ी अफसोसनाक बात है कि जो उनके इत्तेहादी हैं, अब बात ये है कि मैं अगर ये कहूँ कि मेरा असिस्टेंट जो है उसकी मेरी मुलाकात हुई है तो ये सवाल करने वाले को भी अजीब लगे, मुझे जवाब देते हुए भी मज़का खेज बात होगी। जब MQM उनके इत्तेहादी है तो उनकी मुलाकात वाली बात तो होनी नहीं चाहिए, वो तो उसकी टीम का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि इन 3.25 सालों में मैंने तो मीडिया पे कम ही देखा कि 3.25 दफ़ा MQM वालों को उन्होंने लिफ्टाया, उनसे मुलाकात मीटिंग की या उन्होंने मीटिंग नहीं की। तो मैं अब जब सांस फूला है, अब जब घबराहट शुरू हुई है तो उनको MQM भी याद आ रही है। उनको चौधरी शुजात जो अस्पतालों से होके आया और कई दिनों तक हॉस्पिटल्स में रहा और उस एजेड हमारे बुजुर्ग को देखने का मौका भी प्राइम मिनिस्टर को अब मिला कि जब उन्हें उनकी वोट की ज़रूरत पड़ी। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि अब आपको उन इलाकों में भी जाना पड़ गया है कि जिन इलाकों में आप उस तरफ जाना तो दूर की बात है, वहाँ कन्वेंशन पे भी जाते हुए आपके पर जलते थे। तो मेरा कहना ये है कि अगर वो यहाँ आ गए तो MQM की मोहब्बत हुब्बे नहीं आए हैं, वो अपने वोट को इंटैक्ट रखने के लिए गए। लेकिन देखिए, पाकिस्तान की सबसे लिखी पढ़ी जो कौम है वो है हमारे इस बिरादरी के लोग। एक दौर था कि अगर आप देखें कि सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स जो थे ना वो हमारे जो माइग्रेटेड लोग थे उनमें से थे, लिखे पढ़े लोग। और मौजूदा जो MQM वाले जो दोस्त हैं वो ये बात उनको इतना शऊर है कि आज क्या बात है कि आज इनको बहादुराबाद का भी रास्ता नजर आ गया है प्राइम मिनिस्टर साहब का कि वहां पे भी जाके। लेकिन अब आप ये समझें ये कि जहां जहां वहां गए वहां से बड़े मान तान से आए कि यहाँ पे जाएंगे। हमारे इत्तेहादी GDA वाले हैं, पीर पगारा साहब जिनके हेड हैं, उन्होंने कहा बड़े साहब मेरी तबीयत खराब है, मैं आपसे मिलना नहीं चाहता। प्राइम मिनिस्टर के कराची के विजिट
और पीपल्स पार्टी से इख्तिलाफात, फिर एमक्यूएम से मुलाकात, तो क्या एमक्यूएम को सपोर्ट मिलेगी इससे? देखिए, बात यह है कि ये तो आपका सवाल बनता नहीं है कि पीपल्स पार्टी से तो हम तो अपोजिशन में, अपोजिशन का मतलब इख्तिलाफ ही है। जी बिल्कुल। वो एक आईनी जुज है, तो हम तो पहले दिन से जो है 2018 से उसके सामने खड़े हुए हैं। ठीक। तो एमक्यूएम तो उनके इत्तेहादी एमक्यूएम ही के वोट की वजह से, ये कलील मिकदार की वजह से ये खड़े हुई हैं। अब एमक्यूएम क्या फैसला करेगी, उनको सपोर्ट करती है तो बिस्मिल्लाह करे। 3.5-4 साल में उन्होंने क्या उनको करके दे दिया कि एमक्यूएम को जो आगे चल के वो दे देंगे। तो मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम जो है उनको शऊर है, वो को अक्लमंदाना फैसला करेंगे। और दूसरी अगली बात और भी है, एमक्यूएम की मजबूरी भी है कि उन्होंने 3.5-4 साल इनके साथ रह के वो भी देख लिया, लेकिन अब इन्होंने, आप देखें एमक्यूएम को काटा किसने है? एमक्यूएम को पीटीआई उनके सामने इलेक्शन लड़ी है, और कल इनका कांटा किससे पड़ेगा? पीटीआई से पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि एमक्यूएम जो है ना, एमक्यूएम तो वैसे भी वो जान छुड़ाना चाहेगी। अच्छा, इसी हवाले से मैं सवाल करना चाहूंगी आपसे कि इमरान खान के जो 4 साल कंप्लीट हो गए हैं हुकूमत के उनकी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 4 साल ये नहीं जो है पूरे कर पाएगा, और अब उसका रवैया आप देख रहे हैं। आपने देखा होगा मोमबत्ती होती है ना, जब नीचे बुझने पे आती है तो कैसे फड़कती है, टिमटिमाती है। तो आजकल जो है ना, इसका टिमटिमाना बता रहा है कि ये 4 साल मुकम्मल नहीं कर पाएगा। अच्छा सर, एज अ सेनेटर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और आपकी क्या टास्क है? देखें, ये एक सहाफी मुझसे ये पूछ रही हैं, तो बेहतर यह होगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ें। नहीं सर, अब मैं जानना चाहूंगी, हमारी आवाम जानना चाहिए, मुझे पता होगा, मेरे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं आपको बताऊं, एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर एक अपर हाउस है, कानून साज एक फोरम है, ठीक है, और सेनेट की एक ओवरसाइट है कि जितने गवर्नमेंट के मुख्तलिफ अदारे हैं, मुख्तलिफ कमेटियों के जरिए से उन पे अपनी ओवरसाइट, मतलब नज़र एक जो है उन पर रख कर देखते हैं कि किस तरीके से जो है इंतज़ामी हुकूमती अमूर सर अंजाम पा रहे हैं। सेनेट का ये काम है। सेनेट जो है नेशनल असम्बली से जो बिल पास होके आते हैं, सेनेट उसको ये देखती है कि वो क्या हमारे आईने पाकिस्तान और आवाम की जरूरत के मुताबिक हैं या नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि सर हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन को भी पता चले कि सेनेटर के क्या हुकूक होते हैं और उनके क्या काम होते हैं, वो किस तरीके से सारी चीजें। देखिए, आपने महविश बात हकूक की बात ये है कि हकूक वाली जो महविश बात है, वो सेनेटर्स को यकीनी तौर पे कुछ प्रिविलेजेस हासिल हैं। अब आपका घर का वैसे भी कोई बुजुर्ग होता है ना, तो उसको अनरिटन उसके कोई कुछ ना कुछ उसके जो है ना हकूक बन जाते हैं। तो बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो सियासी लोग वहाँ उस अपर हाउस में, जिनको आवाम ये इज्जत एजाज देती है, वो इस मुल्क और कौम की खिदमत करने के जज्बे से वहाँ पे जाते हैं, और वो वही काम करते हैं जो कि आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है। और मैं एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी और सेनेट की एक बड़ी पार्टी है जिसके इतने वहाँ पे मेंबर हैं, और इत्तेफाक है कि चूंकि सेनेट का काम कानून साजी है, आप मुझसे पूछें तो मेरी समझ में जो चीज़ें आ रही हैं, जो जिन कवानीन में मैं कुछ सकम मुझे नज़र आया, तो वहाँ पे मैंने तरामीम जो हैं वो मैंने सजेस्ट की हुई हैं, और कुछ बिल मेरे जो हैं वो पास हो चुके हैं। और चूँकि जो बिल सेनेट से जनरेट होते हैं, देखें मैं आपको बात बताऊं कि मैंने नारकोटिक्स के हवाले से जो है वहाँ पे बिल मैंने किए हैं कि पहले पुलिस के सब इंस्पेक्टर को इख्तियार सिर्फ गिरफ्तारी का होता था, उसमें हमने अमेंडमेंट करवाई। 188 जो है लॉफुल ऑर्डर की वायलेशन जो है, वो जो बंदा ऑर्डर करता था उसकी कंप्लेंट के बगैर जो है ना केस नहीं हो सकता था, उसको मैंने तरमीम करवाई। मैंने सब आपकी दिलचस्पी के लिए बताऊं कि खुदकशी जो है उसके ऊपर मैंने एक जो है वो चीज़ लिखी है कि खुदकशी, इकदामे खुदकशी जो है इसको कानून से खारिज किया जाए, इसको निकाला जाए। मैंने कहा कि ये इकदामे खुदकशी जुर्म नहीं है, ये एक सिकनेस है, एक नफ्सियाती मसला है, लिहाजा आप इस
को, इस कानून को, ताज़ीरी कानून को काबिल सजा जब रखते हैं तो आप ये चाहते हैं कि जो मरीज के लवाहिकीन या वरफा हैं वो भी उसका इलाज ना कराएं, क्योंकि एक बंदा रात को बाद ये बेगम से झगड़ा हुआ, उसने ख्वाब आवर गोली की पूरी जो है डिबिया ले ली। अब उन्हें पता है कि सुबह अस्पताल जाएंगे तो मेडिकल लीगल ऑफिसर जो है वो आके मुझे देखेगा, वो देखेगा तो वो कहेगा पहले SHO आ जाएगा, वो उसको देखेगा और वो देखेगा तो जेल, जो नंबर था बंदा यहाँ बच गया तो जेल के अंदर जाके ब्लेड खा ले। सर ये एज अ एडवोकेट आप क्या देखते हैं कि ये खुदकुशी का और जराइम का रेशो इतना बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या इकदाम करने चाहिए? देखें, मैं आपको बात बताऊं कि एक बात आप यूं देखें कि आपका मीडिया बहुत आज़ाद है, होना भी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की आबादी जो है, मेरी जो कराची है, पाकिस्तान की आबादी का 8वां हिस्सा है। जी ठीक। अब एक और काम कीजिएगा कि KP के पंजाब, बलूचिस्तान की तो आबादी कम है, इलाका रकबा बहुत ज्यादा है, आप उनकी आबादी देख लीजिएगा, मेरी आबादी के ऊपर तकसीम कर लीजिएगा, उनका क्राइम कलेक्ट कर लीजिएगा, मेरा क्राइम कलेक्ट कर लीजिएगा। ये बिजनेस हब है कराची जो है। यकीनी तौर पे इतना भी नहीं होना चाहिए कि मैं आपसे मोबाइल छीनूं आप मेरी घड़ी उतार लें, ये भी नहीं होना चाहिए। इसमें यकीनी तौर पे हमें आगे कुछ काम करने की जरूरत है कि जब मुआशी तौर पे एक आदमी जो है उसको कार रोजगार होगा, मौके होंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये जुर्म जो है स्ट्रीट क्राइम भी इंशाल्लाह कम हो जाएगा। लेकिन हीनियस क्राइम जो है, आप मुझे बता दें पिछले कितने अरसे में आपने अगवा बरए तावान का कोई केस आपने पढ़ा हो अखबार में, या आपने अपने TV या किसी जगह पे आपने देखा हो कि कुछ हुआ हो? बात ये है कि यहाँ 3 करोड़ की आबादी में अगर पता चला जी कि फलां चक्रा गोट में एक बंदा कत्ल हो गया है, तो फिर आप उसके बाद ये भी तो देख लें कि पेशावर के जो है वो मतलब किस्सा खानी बाजार में वहाँ पे क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस नेमत खुदादात पाकिस्तान की कदर भी करनी चाहिए और अपने मुल्क को बुरा नहीं, उसकी अच्छी चीजें भी हमें उसकी देखनी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला आप और हम मिलके देखें, कोई पॉलिटिकल पार्टी आप और हमसे बनती है, आपका हमारा भी जो मेरे हकूक कह रही हैं वो महविश के भी हकूक हैं जो आप कह रहे हैं। ड्यूटी, असल तो ड्यूटीज कहनी चाहिए थी आपको, तो आपकी मैं आपको कह रहा हूँ ना, तो मैं वो आपको महविश की भी कुछ है। तो मैं आपको ये कहने जा रहा हूँ कि हमें अपने मुल्क और कौम के लिए कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि जिसकी निस्बत जो है वो ये मुल्क फले फूले। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतनी सी आबादी हो के अपने से 10 गुना बड़ा इंडिया जो है उसको रोजाना हम आंखें दिखाते हैं, तो हम बड़ी मुत्तहिद कौम है और इंशाअल्लाह ताला हम अपने हर चीज में कामयाब रहेंगे। सर आखिरी में कोई एक अच्छा मैसेज आप देना चाहेंगे? बासियत पाकिस्तानी, बासियत पार्लियामेंटेरियन, मैं ये कहना चाहूँगा कि हर शख्स ये समझे कि मेरी इस मुल्क के ऊपर मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, एज ए सिटीजन मैंने इस मुल्क को क्या देना है, और ताकि इन रिटर्न मेरी जो हुकूमत है, मेरी स्टेट है, वो ताकि मेरी देखभाल, लुक आफ्टर जो है वो सही तरीके से कर पाए। मैं अगर अपना कंट्रीब्यूशन जो है सही रोल प्ले करूंगा, सही कंट्रीब्यूट करूंगा और अपने तई जो एफर्ट्स मुझे करनी चाहिए मैं करूंगा, तो ये कौम बनेगी, ये मुल्क फलेगा फूलेगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान, इल्हामा इकबाल ने कहा तो जरा नम हो ये मिट्टी। तो बात ये है कि ये मुल्क जो है ना, ये मैं बताऊं आप और हमने जो है, हमने वो गुलामी नहीं देखी है, हमने नहीं देखी है। अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। और हम मुसलमान हैं, सबसे पहली बात है मुसलमान में आपको पता है कि सबसे ज्यादा रुतबा जो था बिलाल हबशी का था। तो मैं बताऊं कि बात ये है कि यहाँ ये जो मसले मसाइल जबान, लिसान, रंग, नस्ल, कौम, ये नहीं होनी चाहिए। और एक मैं बात आपको ये मैं बड़े फख्र के साथ कहना चाहूँगा कि मेरा वो सूबा है कि जहाँ अगर कोई ये समझ लें कि अफगानिस्तान से भी अगर कोई लोग जो है ना पाकिस्तान में कहीं पे आए हैं, तो वो आप बजाय अपने कैंप में रहने के
वो कहते हैं मुझे कराची जाना है, अगले दिन वो बस पे बैठ के कराची आ जाते हैं और यहाँ उनको लाइवलीहुड मिलता है, रोज़गार मिलता है, खाना पीना मिलता है। वो यहाँ हमारी सड़कें भी खोदते हैं, हमारे ब्लॉक भी 6 8वें फ्लोर पे उठा के वो ले जाते हैं। और यहाँ पे आप देख लें, ये पाकिस्तान, कराची को मिनी पाकिस्तान क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तान एक गुलदस्ता है। हमें अपने मुल्क में जो है अमन के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे की कदर करना चाहिए, एक दूसरे के जज्बात का जो है उसका हमें मैं समझता हूँ कि हमारे लिए उसकी कदर होनी चाहिए। और इंशाल्लाह ताला ये मुल्क आगे बढ़ने के लिए बना है और आप देखेंगी कि ये मुल्क जो है दिन रात बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह थैंक यू सो मच। इसके साथ ही महविश चौहान को दीजिए इजाजत, इस अपनेपन के साथ कि अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए वीनस के मेहमान महविश चौहान के साथ।